साहिल जी, आज केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बल्कि आगा खानी समाज के एक नुमाइंदे की हैसियत से मैं बात करना चाहता हूं। आगा खानी समाज की कई प्रॉपर्टी आप तो जानते हैं भली भांति, पुणे में, पंचगनी में, मुंबई में अतिक्रमण करने का काम वक्फ ने किया है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला विषय है ही नहीं। हाँ, ये लैंड ग्रैबिंग अर्थात लैंड जिहाद का विषय है कि जो पसमानदा समाज है, बोरा समाज है, आगा खानी समाज है, गरीब वंचित समाज है, उनकी जमीनें किस प्रकार से एक अतिक्रमणकारी मानसिकता रखने वाला वक्फ जो है वो कब्जा लेता है। और आज जो उम्मीद बिल के नाम से बिल लाया गया है, आज देखिए हम लोग चौथे और पांचवें दिन पे हम लोग कुष्मांडा माँ और स्कंद माता माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माता के एक हाथ में कमल होता है, मतलब संपन्नता का प्रतीक, मतलब गरीब मुसलमानों को संपन्नता भी देगा ये कानून, और दूसरे हाथ में शस्त्र होता है, मतलब कि संविधान की सुरक्षा भी करेगा ये कानून। तो संविधान की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और संपन्नता का कानून लाने वाला ये जो विधेयक है, इसके खिलाफ कौन विचार कर रहा है? वही एस से शिवसेना। देखिए, असली शिवसेना का तो समर्थन किया, अभी मैं श्रीकांत शिंदे जी की बात सुन रहा था, पर जो बाला साहेब ठाकरे जी के विरासत को क्लेम करने के दावे करते हैं, जहां बाला साहेब ठाकरे जी तो आजीवन वक्फ का विरोध करते थे। और कैसा हमारे साथ में ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है, उनसे हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जल्दी से मुझे शहजाद आपसे एक जानकारी चाहिए। क्या आप इस वक्त ये वादा कर सकते हैं, क्योंकि किरण रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ 163 करोड़ रेवेन्यू अब तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जरिए हुआ है, जबकि वक्फ पूरे देश में 3 नंबर का सबसे ज्यादा जिनके पास संपत्ति है वो बोर्ड यहां पर नजर आता है। क्या आप ये वादा करते हैं कि इसके बाद, इस कानून को पास होने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद में वक्फ की तरफ से जो रेवेन्यू है उसका जनरेशन ज्यादा होगा? क्या ये आप वादा करके जा रहे हैं? क्योंकि इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसा है, किरण रिजिजू जी कोई अपने मन का आंकड़ा नहीं बता रहे थे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बताया था कि उस समय पर जब केवल 4-4.5 लाख प्रॉपर्टीज थी, 9 लाख एकड़ की जमीन थी, तो 163 करोड़ ही इनकम आ रही थी और मिनिमम 10% आना चाहिए था। 12,000 करोड़ की इनकम जिसकी वैल्यू 1,20,000 करोड़ थी, उसका 10% कम से कम आना चाहिए था। वो नहीं आ रहा था क्योंकि अमीर मुसलमान कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर, वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर उसको खा रहे थे। अब स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, अभी बढ़ेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होगी। अभी आप वादा कर रहे हैं? मैं तो सोचता हूं कि क्या 10 सेकंड और, केवल बिल्कुल साहिल जी, मैं वादा कर रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो प्रॉपर बेनिफिट्स है वो आएगा। पर 10 सेकंड, 370 को हटाने की बात बाला साहब करते थे, अब 370 को बचाने वालों के साथ आज उद्धव सेना, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ आज उद्धव सेना, सीए का विरोध करने वाले लोगों के साथ आज उद्धव सेना। आज उद्धव सेना उन लोगों के साथ बैठी है जो वक्फ के अंदर संशोधन ना लाया जाए और जो चाहती है कि वक्फ जो है 1500 साल पुरानी मंदिर को क्लेम कर ले, मुद्दे भी आप ही ने बोल दिए, को क्लेम कर ले। आनंद दुबे से मुझे उसके बारे में पूछना ही पड़ेगा, जमीन क्लेम कर ले। लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या वक्फ बाय यूजर रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। सरकार, इस बिल ने साफ कर दिया है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस यहां पर विरोध कर रही है। आरोप यह कांग्रेस पर लग रहा है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है और मुस्लिम समाज में खास करके भ्रम पैदा कर रही है। अभय दुबे। साहिल जोशी जी के मूर्धन्य पत्रकार का जो करोड़ों दर्शक शो देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ पर झूठ बोलती है और सदन को गुमराह करती है। क्या महिलाओं को अधिकार संपन्न इन्होंने किया है? तो जवाब है कि महिलाओं के अधिकार इस नए कानून में कम करने जा रही है मोदी सरकार। जो 1995 का एक्ट था, वो 1995 एक्ट मैंडेट्स दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द वर्क बोर्ड एंड 2 मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल वर्क काउंसिल मस्ट बी वुमन। मतलब कम से कम 2 होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती, तो इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 2 पर। ये बचा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। इसमें प्रोविजन था 2013 का जो हमने अमेंडमेंट किया था, उसमें सेक्शन 52 है, विच पेनलाइज द इलीगल एलिनिएशन एंड पोजेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years एंड ऑल्सो मेक्स द ऑफेंस कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल। ना तो इसमें जमानत हो सकती थी, ये संज्ञान लोग था, और कठोर कारावास, उसमें से कठोर शब्द इन्होंने रिगरस हटा दिया, इसके कारण वो बेलेबल बन गया। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 10 साल से क्या कर रहे हैं। इसमें प्रोविजन है, इसका सेक्शन 96 ये कहता है कि इन एक्सरसाइज इट पावर्स ऑफ द फंक्शन अंडर सब सेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल फॉर एनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि
हर पीरियोडिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को मंगाने का अधिकार है। अगर कुछ इलीगलिटी हो रही तो उसका संज्ञान उसको लेना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हायर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन 83(9) में ऑलरेडी प्रोविजन है 1995 में कि प्रोवाइडेड दैट अ हाई कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन और द एप्लीकेशन ऑफ द बोर्ड और एनी पर्सन एग्रीव्ड कॉल फॉर देन एग्जाम, मतलब को हाई कोर्ट भी उसका संज्ञान ले सकता है, कोई प्राइवेट पार्टी जाए या बोर्ड खुद जाए। तो ये भ्रम फैला रहे हैं। और जो वक्फ बाय यूजर का सबसे बड़ा छुरा अकलियत की पीठ पर घोपा है अगर, तो वो जेडीयू ने और एलजेपी ने बिहार में धोखा दिया, उन लोगों को गले लगाकर धोखा दिया है। उसका कारण यह है कि वक्फ बाय यूजर को डाइल्यूट करने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं विवाद जिन प्रॉपर्टियों पर विवाद है, जिन पर सरकार क्लेम करती है, इसीलिए इन्होंने जो सर्वेयर है, सर्वेयर कमिश्नर, उसको हटाकर कलेक्टर अपॉइंट किया है। अरे अगर हमारे ग्रीवेंसेस सरकार से हैं तो क्या कौन फैसला करेगा? वही सरकार का प्रतिनिधि फैसला करेगा। वो कैसे कर सकता है? ये तो नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। लेकिन अभय दुबे जी, ऐसे सारे ये कानून अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है कि जो पहले कानून था उसके बावजूद भी अभय दुबे जी, संसद की बहस में यह मामला उठकर साफ शब्दों में सामने आया है कि यह कानून इसलिए लाने की आफत आ पड़ी है क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से इंक्रोचमेंट्स हुए थे लैंड पर, वो भी हटा नहीं पाई। आपकी भी सरकार थी 2006 में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ शब्दों में इसके बारे में कहा गया था। क्यों नहीं उसको लागू किया गया? अगर आप उसको लागू करते, ठीक तरीके से होते, तो शायद ये अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ता। आज इनको कह रहे हैं कि भाई हम एम्पावर कर रहे हैं, जिनके फायदे के लिए वक्फ की लैंड है उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए साहिल जी, अरे सुनिए ना, अगर इंक्रोचमेंट था तो इंक्रोचमेंट की तो प्रोविजन है जिसको डाइल्यूट कर दिया। इन्होंने कहा रिगरस इंप्रिजनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ वो रिगरस शब्द हटा दिया, तो फिर अतिक्रमणकारियों को सहयोग किया ना इन्होंने। मैं तो एक प्रोविजन पूरी डिबेट में, ये दोनों प्रवक्ता शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के, एक प्रोविजन बताइए सिर्फ इन्होंने 2013 और 1995 के जो अमेंडमेंट्स थे एक्ट के, उनको हटाया। और आगे जाकर पता लगेगा कुछ मोटे धन्ना सेठों की जमीन बचाने के लिए कानून लाए हैं। आज वो बहस का हिस्सा नहीं है, लेकिन भविष्य के भारत में वो बहस का हिस्सा होगा। लिखकर रख लीजिए जो डाइल्यूट कानून इन्होंने। राजीव रंजन जी, आनंद दुबे जी के पास जाने के पहले, राजीव रंजन जी, सीधा आरोप आप पर लग रहा है, ललन सिंह भी कह चुके हैं कि सेक्युलरिज्म कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन छुरा भोंकने का आरोप आप पर लगाया जा रहा है। बिहार के चुनाव वहां पर आ रहे हैं, मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? आपने पसमंदा मुसलमानों की बात की है आज के डिबेट में, ललन सिंह भी वहां पर बात कर रहे थे। ये छुरा भोंकने की बात कहां से आ रही है? देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश पर 6 दशकों तक हुकूमत किया है और उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इनके परत दर परत कुशासन को उजागर करने का काम किया था। देखिए, दरअसल बदलाव की जरूरत तो थी। खुद इनके गठबंधन के साथी और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने 2010 में 1995 के अमेंडमेंट बिल पर जब चर्चा के दौरान कहा कि ये लूटपाट का फोरम बन गया है, लोग लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने डाक बंगला के जमीनों का हवाला दिया कि वहां संपत्ति का व्यवसायिक इस्तेमाल करने के लिए वक्त के जो लोग हैं वो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बदला जाना चाहिए, कड़ा कानून बनाना चाहिए। वो कड़ा कानून हम लोगों ने बनाया, तो अब इनके गले से नीचे उतर नहीं रहा है। ये तो पारदर्शिता है, निष्पक्षता की गारंटी है। अगर नीतीश कुमार जी ने इस बिल को अपना समर्थन दिया है तो सेक्युलरिज्म की अगर कोई बात करे तो नीतीश कुमार जी से उनके फैसलों और उनकी उपलब्धियों से देखा जाना चाहिए कि हम बातें नहीं करते हैं। ये भागलपुर दंगा इनके दौर में सवाल ये भी उठ रहा है पार्टी के कि और हजारों इंसानी जाने गई थी। 12 साल से आप देखिए, मैं केवल 15 से कैसे इंश्योर किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है कि बाकी धर्मों में ये नहीं होता है, और इसीलिए आपके सपोर्ट की बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि आप कम से कम सपोर्ट नहीं करेंगे इस बिल को। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये कौन लोग हैं ये पहले जानने के लिए बिहार में जो इनके कारनामे हैं, देश में जो कुशासन का जो लंबा दौर है, मेरठ, मलिहाबाद, भिवंडी से लेकर के दंगों की एक लंबी फहरिस्त, और भागलपुर का दंगा बिहार ने झेला है। और उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, 15 वर्षों तक इनकी हुकूमत रही, मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। जिन्होंने वहां वो दंगे फैलाए, उस दंगाई को राजद की सरकार में सम्मानित किया जा रहा था।
लालू जी के जाने के बाद जब नीतीश जी की सरकार बनी, हम लोगों ने कमीशन बनाया 1984। मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। दंगों से प्रभावित जो परिवार थे, क्या बताइए? नहीं, मैंने वही सवाल पूछा था कि इस बिल के तहत मुसलमानों को प्रूव करना पड़ेगा कि 12 साल से मैं जी देखिए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का सीधा अर्थ है कि कल तक ये हिंदू भी दे सकता था और वक्फ की प्रॉपर्टी आप किसी भी जमीन को लेकर के आप ये सोच सकते थे कि ये जमीन वक्फ की हो जाएगी। लेकिन अब कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो इस्लाम के जो नियमों का पालन करता है, पांच वर्षों का जो प्रावधान है, निसंदेह इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? अगर ये हिंदू या मुसलमान के बजाय ये मुसलमानों को ही अधिकार है वक्फ करने का। आपने शहजाद पूनावाला को सुना, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। खुद देवेंद्र फडणवीस ट्वीट कर चुके हैं आज की स्थिति में और उन्होंने कहा है कि भाई बाला साहब के विचारों के खिलाफ आप जा रहे हैं, अगर इस बिल के खिलाफ आप जाने वाले हैं। भूमिका तो आपने ले ली है पार्लियामेंट के अंदर। आनंद दुबे। साहिल भाई नमस्ते। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की विवेक बुद्धि पर तरस आता है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बोर्ड है और एक तरफ हिंदुत्व है। ये हमको ललकार रहे हैं कि आज देखना है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी वाली शिवसेना क्या रुख अपनाती है। और दूसरी तरफ इनके नेता कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हितकारी बिल है। हिंदुत्व की बात करते करते कब मुसलमानों के रहनुमा बन गए पता भी नहीं चला। अरे जब आप कोई कानून लाते हो तो जिसके लिए कानून लाते हो उसको तो विश्वास में लेना चाहिए। आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में चर्चा हुई, लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, वो सुझाव कब उजागर करोगे पता नहीं। आपने कृषि कानून के लिए 3 कानून बनाए थे, आपने कहा किसानों के हित के लिए। जब सभी किसान सड़क पर आ गए, आंदोलन करे, आपको बैकफुट पर जाना पड़ा। जिन मुसलमानों के आप रहनुमा बन रहे हो, जिनके भविष्य के लिए सुनहरा कानून लेके आ रहे हो, अगर वही रास्ते पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया, हमारे धर्म गुरुओं को विश्वास में नहीं लिया गया, तो आप सवाल उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना से पूछ रहे हो। वाह भाई वाह। आप बताइए दुनिया में जितने भी लेकिन यहां पर ये पटाखे जलाने की तस्वीरें देख रहे हैं आनंद दुबे जी, देखिए स्क्रीन पर चल रही है, कई जगह पे पटाखे वटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। अरे सुनिए तो पहले, ये शहजाद ये शहजाद जो पूनावाला बैठे हैं, ये उनके कुछ समर्थकों के पटाखे होंगे। इस देश में 25 करोड़ या 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, उनके पटाखे कहां हैं? उनके ऊपर तो मायूसी है। अगर उनके कानून में आपको कोई बदलाव लाना था, आप संशोधन करना चाहते थे, आप उनको विश्वास में लेते। बहुत जगह हम भी सुनते हैं कि वक्फ वाले कहते हैं भैया ये हमारी है, ये संसद भवन हमारा है। ठीक है, आप उस पर बताओ, आप उस पर चर्चा करो कि नहीं भाई ये जमीन तुम्हारी नहीं है, लेकिन पूरा कानून ही बदल देना, उनके हाथ पैर काट देना, समाज के लिए अच्छा काम करना। लेकिन आप देखिए लिटिगेशन और मिसमैनेजमेंट सिखाता है। अभी उनको चुप कीजिए, आपने मुझे पूछा, इनका हिंदुत्व सिखाता है। आपने मुझे आनंद जी एक मिनट जरा, शाहना इनसे बात कर रही है, जल्दी से जवाब सुन लेते हैं। शाहना जी बोलिए जल्दी। जी बोलिए। वक्फ बोर्ड का काम क्या है? समाज के लिए अच्छा काम करना। और आप देखिए कितने सारे लिटिगेशंस, कितना मिसमैनेजमेंट। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे वक्फ एक्ट 1995 और 2013 में इतना इनएफिशिएंसी, इतने सारे केसेस जहां आपने देखा है कि पेपर वर्क नहीं, इतने केसेस जहां इंक्रोचमेंट है, इतने केसेस जहां डिस्प्यूट है, मिसमैनेजमेंट है। अपाहिज जो बच्चों के लिए रखा गया वहां बिल्डर को बेच दिया। किसने बेचा, कैसे बेचे, कैसे प्रॉपर्टीज गए हैं आए हैं? 9 लाख एकड़ के ऊपर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, तो वो समाज के लिए। और आप लगातार देखिए प्लीज, अब मैं बात कर रही हूँ, एक संशोधन पूछिए। वो तो सवाल ये पूछ रहे कि 10 साल से आपकी सरकार सुनने की हिम्मत नहीं है। जो इनएफिशिएंसी, मिसमैनेजमेंट, जो पेपर वर्क, बहुत सारे केसेस में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो ये जो स्ट्रीमलाइन करना है, तो संशोधन से क्या मिलता है आपको? ट्रांसपेरेंसी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है। लोग जो बोल रहे थे यहाँ की महिलाओं के लिए, अरे महिला का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। महिलाओं कैसे आएगी जरा बता दीजिएगा शाइना जी। वक्फ जो संशोधन के निमित्त जो आपके शासन एडमिनिस्ट्रेशन से 2 लोग जो पूरा स्ट्रीमलाइन करके देखे कि कहां जायज है, कहां नहीं, कहां रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, कहां नहीं, कहां हाई कोर्ट में मेंशन है, कहां हाई कोर्ट से क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। ये सभी चीज भ्रष्टाचार मुक्त
वक्फ में ये संशोधन लाएगा। और जो लोग सिर्फ अफवाहें फैलाना चाहते हैं, फॉल्स नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और उबाटा को ये तय करने दीजिए वो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के साथ है या कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ, उनको ये स्पष्टीकरण भी नहीं पता। चलिए आशुतोष वर्मा, आम तौर पर सवाल यह कहा जा रहा है कि हम तो पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सालों से वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कहीं ना कहीं हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आपकी सरकार होते हुए भी, कांग्रेस की सरकार होती, किसी की भी सरकार होते हुए भी वहां से वो हट नहीं पाया। अब कम से कम इसके जरिए उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार कह रही कि इसमें बुरा क्या है? अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के तहत इसकी बात चलती है या सरकार के तहत इसकी बात चलती है तो उसमें बुरा क्या है? सवाल यहां पर आके रुक जाता है। साहिल, देखिए सबसे बड़ी बात और बड़ा अजीब सा लगता है कि जब देश में व्यापारियों को आप ऐसे सरकार चलाने देंगे तो ऐसी बात करेंगे कि धर्म के मामले में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अरे इनसे पूछो कि वक्फ की 90% जितनी जमीनें हैं उसमें या तो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, क्या आप वहां से पैसा इकट्ठा करोगे? ये इनकी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और असल में मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये पूरी जमीन हड़पना चाहती है। डिफेंस जमीन की 17 लाख एकड़ करोड़ की जमीन है और रक्षा मंत्रालय की जमीन और आयुध कारखाने की 62,000 एकड़ की जमीन को, जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ थी, रक्षा मंत्रालय ने उसको 72,000 करोड़ में बेच दिया। और पुराने दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इसके विरोध में थे। और अभी यूपी ईडा में अडानी डिफेंस और एयरफोर्स के साथ एमओयू भी कर लिया है। रेलवेज की 33 लाख करोड़ में 2022 में मोदी कैबिनेट में रेलवे लैंड लीज को बदल के जो लीज पहले 5 साल की बढ़ा के 35 साल कर दी, और जो लीजिंग फीस थी वो 5% से घटा के 1.5%। किसको फायदा दे रहे हैं? ये सब बड़ा पर्दा है जिसके पीछे जमीन हड़पने का एक बड़ा चक्र चल रहा है। और जो बार बार आप बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी जब बोल दिया वक्फ पे कि वक्फ ने हो गई और उसकी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रामक खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। वक्फ बोर्ड को कोई जमीन सिद्ध करने के लिए सर्वे कमिश्नर बनाना होता है। सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट राज्य सरकार करती है, उसका खर्चा राज्य सरकार रहती है। स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती है, उसको मेंटेन करती है। उसके बाद सर्वे कमीशन सेक्शन 4 के तहत जाके उस लैंड का यूज देखता है। वो भी तो राज्य सरकार का नुमाइंदा होता है ना, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार का अधिकारी उसमें आ जाए सर्वेयर के तौर पर तो क्या गलत है? तो मैं यही कह रहा हूं कि जो पुराने वक्फ बोर्ड में था उसकी परेशानी क्या थी? उसमें पूरा कंट्रोल नहीं था, उसमें बेचने की शक्ति नहीं थी। और जो व्यापारियों की सरकार है ना, वो पूरे देश के एक हिस्से को बेचने के लिए तैयार है। पहले रेलवे हुआ, फिर डिफेंस हुआ, अब वक्त पे जमीन पे इनकी गिद्ध की आंखें लगी हुई है। इसीलिए हमारा विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एक एक इंच को बेचने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। लेकिन अभी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो कम से कम जो आप डर बता रहे थे लोगों को कि मस्जिद पर कब्जा हो जाएगा या फिर जो वहां पर मदरसा है उस पर कब्जा हो जाएगा या फिर जो आपकी शमशान भूमि है उस पर कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, वो सब तो चीज अभी हट गई है ना। अब इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो रजिस्टर नहीं होगा उस पर कार्रवाई होगी। यही भ्रामक है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने 10 साल में किसी भी भाजपाइयों के मुंह से नहीं सुनी होगी। और जब किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को सच्चर कमेटी की बात करी तो अपने हिसाब से बोल दिया, ये बताया नहीं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों का कितना अतिक्रमण है। मैं एक लाइन पढ़ता हूं, सच्चर कमेटी कहती है, सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ की जमीनों का अधिकरण प्राधिकरण के लिए न सिर्फ शर्म की बात है बल्कि निजी अतिक्रमण करने वालों का साहस बढ़ा देती है और मुस्लिम समुदाय की स्थिति में सुधार और पुनर्निर्माण की रुकावट काम करती है। क्यों खा गए ये लाइन? क्यों खा गए? क्या एक्ट में इसमें रूल है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उनको मुसलमानों के, उसमें कोई मतलब नहीं है। सच्चर कमेटी किस प्रकार से अपने कारोबारियों को सस्ती और कौड़ियों के दाम पे, चाहे देश की डिफेंस की जमीन हो, चाहे रेलवे की जमीन हो, और तीसरे नंबर पे वक्फ की जमीन हो, ये बेच के जाएंगे और ये झोला उठवा के जाएंगे। आप देख के रहिएगा, पूरा देश देख रहा है। साहिल जी 370 में साथ दिया था शहजाद, लेकिन उसके पहले आशुतोष, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के आरोप किए जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में किसी बिल पर इतनी बड़ी चर्चा वहां पर हो रही है, विपक्ष के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यह नैरेटिव बिल्डिंग चल रहा है पूरी तरीके से, तो क्या सचमुच में यही चल रहा है? और जो जहां पर था वहीं पर नजर आ रहा है? उम्मीद की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि जेडीयू या एलजेपी बिहार के चुनाव है तो कुछ अलग फैसला ले सकती है वगैरह, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं आशुतोष।
देखिए साहिल, कम से कम एक बात तो ये अच्छी है कि कम से कम ये अकेला ऐसा बिल है जिस पर संसद में जब पेश हुआ उसके बाद जेपीसी के पास गया और अब संसद के अंदर बहस हो रही, तो जो पूरी संसदीय प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा। लेकिन जहां तक ये आरोप लग रहा कि भाई नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं हो रही है, तो उसको मैं दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कर, मेरा ये साफ तौर पर मानना है कि ये मसला जमीन का मसला नहीं जिसको जिस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही। अगर ये वक्फ का मसला, अगर जमीन का मसला है, क्योंकि वक्फ क्या है, वक्फ बेसिकली एक अल्लाह के नाम पे हमने कोई जमीन दी, तो जो जमीन अल्लाह के नाम पे दी गई है वो सवाल जमीन का सवाल नहीं है, वो एक धार्मिक सवाल है। अगर इस पैमाने से अगर हम देखेंगे तो फिर बाबरी मस्जिद का सवाल भी एक जमीन का सवाल था, लेकिन उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह धार्मिक सवाल है, आस्था का प्रश्न है, और हम आस्था के प्रश्न में अदालत तक का फैसला भी नहीं मानेंगे जो पालमपुर में 1989 में जो प्रस्ताव पास किया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो, और दूसरी जो सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आज सरकार की तरफ से जो बिल पेश किया गया है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं था जो उसके पक्ष में बोलता। यानी कम से कम एक तो मुस्लिम एमपी होता भारतीय जनता पार्टी का जो संसद में खड़े होकर वक्फ के ऊपर बोलता। आप मुसलमानों के बारे में फैसला कर रहे हो, आपके पार्टी में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं जिस पे बोल सके। बोलने वाले कौन है? सारे के सारे दूसरे। चलिए जल्दी से शहजाद, पैरामीटर्स अलग अलग लगाते हैं आप, और कोई भी मुस्लिम एमपी आपके पास नहीं कि जो आकर बात करे, कम से कम राज्यसभा में शायद होगा। बताता हूं। ऐसे तो फिर मैं कह सकता हूं साहिल जी, 5 बजे और 6 बजे कोई भी मुस्लिम एंकर नहीं है, वक्फ पे चर्चा हो रही है, मुस्लिम एंकर से करो ना एंकरिंग, काहे जोशी और कश्यप से करवा रहे हो एंकरिंग। पार्लियामेंट में चर्चा होना और किसी चैनल पे एंकर होना, एक बार फिर आप उसको समर्थन दे रहे हैं, आप उसको एक जैसा तोलने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद, कहां से कहां लेके जाते हैं चीजों को? हम किस बारे में बात करें? जो आशुतोष कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं हम आपसे। जोशी जी, मैं आपको, आप मुझे पूरी करने देंगे मेरी बात? आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सवाल ये है कि क्या इस देश में, प्लीज जोशी जी पूरा समय दीजिए। जोशी जी, हम जिन्ना वाली व्यवस्था में नहीं है कि कहां पर कोई व्यवस्था के ऊपर केवल कोई धर्म से जुड़ा हुआ हो तब भी बोले। एमपी सबके होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कहता हूं कि फिर बताइए कि कितने हमारे पारसी एमपी है, तो पारसियों के विषय पर एमपी नहीं बोल सकते क्योंकि पारसी एमपी नहीं है। ये किस प्रकार का कुतर्क है? दूसरी बात, आशुतोष जी ने बोला ये धार्मिक मामला है। आशुतोष जी को पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर केरल हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वक्फ धार्मिक मामला नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी का मामला है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज तो मैंने सियासी धर्मांतरण लाइव देखा है। आनंद दुबे की पार्टी जो कहती थी मुसलमानों के